देखिएगा लास्ट टाइम जो ना मैंने बात को यहाँ पे रोका था, आपको अगर याद हो तो हम डिस्कस कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, दोनों को हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के आपको जो ना दोनों के डेरिवेशन ये सारे लास्ट टाइम डिस्कस करवाई थे क्लास में, ठीक है। अब आ जाए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने ये आपसे कहा था कि बीटा और अल्फा, अल्फा का ताल्लुक लीनियर एक्सपेंशन से है और बीटा का ताल्लुक वॉल्यूम एक्सपेंशन से है, ठीक है ना। तो लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन चूंकि दोनों में फर्क 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का होता है, इसीलिए अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है वो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। यानी अल्फा की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा की वैल्यू बन जाती है। तो हमें जो ना ये प्रूफ करना है, हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसको जो ना प्रूफ करने के लिए मैंने एक सिंपल सा बड़ा आसान सा मेथड लिया है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा को प्रूफ करने के लिए। मैंने यहाँ पर जो ना एक क्यूब कंसीडर किया है, ये देखें, ये फिगर में दिखाया मैंने, ये क्यूब है। अच्छा, क्यूब के बारे में सुन लें। क्यूब जो ना ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके 6 साइड होते हैं, लेकिन 6 के 6 साइड लेंथ में बराबर होते हैं। ये देखें, इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, 3 चीजें इसकी, लेकिन तीनों आपस में अगर इक्वल होंगी तो ये 6 साइड वाली जो शेप है ये क्यूब कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये क्यूब है, जैसे आइस क्यूब होते हैं, ठीक है, जैसे वो लीडो में डाइस रोल किया जाता है उसको, वो भी क्यूब होता है। तो ये जो ना इसकी 6 साइड होती हैं और 6 के 6 साइड लेंथ में बराबर होती हैं। मैंने यहाँ पर ये क्यूब कंसीडर किया, मैंने लिखा है कंसीडर अ क्यूब हैविंग इनिशियल लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1 मीटर। हम सपोज कर रहे हैं कि इसके 6 के 6 साइड बराबर हैं और हर एक जो ना 1 मीटर के बराबर है। ये मैंने आसानी के लिए 1 मीटर सपोज किया है, वरना आप चाहें तो इसकी लेंथ अलग अलग ए बी सी या एक्स वाई जेड वगैरह सपोज करके कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा डेरिवेशन लेंथी हो जाएगा। तो डेरिवेशन को आसान करने के लिए मैंने इन तीनों के डायमेंशन 1 सपोज कर लिए, ठीक है। तो फर्ज किया कि इसमें जो ना हर एक की डायमेंशन 1 मीटर है एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 1 केल्विन। फर्ज कर लें कि इसका इनिशियल टेम्परेचर या टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये इनिशियल टेम्परेचर नहीं है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 1 केल्विन, ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। तो डायग्राम जो ना वो क्यूब को शो कर रही है। तो क्यूब जो ना बेसिकली 6 साइड वाली एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है, एंड ईच साइड इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हम जो ना यहाँ पर बात कर रहे हैं वॉल्यूम की और लेंथ की। सबसे पहली बात, इसकी इनिशियल लेंथ हो गई 1 मीटर, ये हमने इनिशियली मेंशन कर दिया है। चले मैं इसको यहाँ पर दिखा भी दूं, ये हमने जो ना इसकी इनिशियल लेंथ, ठीक है, इनिशियल लेंथ मींस ये L1 है, ठीक है, इसको मैं L1 ले रहा हूं इनिशियल लेंथ को, ये L1 है और इसे मैं सपोज कर रहा हूं 1 मीटर, सही है। हमने इनिशियल लेंथ को 1 मीटर ले लिया। अच्छा, अगर इनिशियल लेंथ है तो फिर इसका इनिशियल वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, लाजिम बात है, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। जिसके अंदर तीनों चीजें हो उसका वॉल्यूम भी होता है। तो मेरी बात को सुन रहे हैं कि किसी भी क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालना चाहें, चूंकि तीनों चीजें बराबर होती हैं, इसलिए सिर्फ लेंथ का क्यूब कर दें, किसी भी एक साइड की लेंथ का क्यूब कर दें, तो इसका वॉल्यूम आ जाता है। मैंने लिखा है वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ के क्यूब के बराबर होता है, सही है। अच्छा, अगर आप इनिशियल लेंथ का क्यूब कर दें तो इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इनिशियल लेंथ हमने ली थी 1 मीटर, जब इनिशियल लेंथ हमने 1 मीटर लिए तो फिर इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लेंथ की जगह मैंने, लेंथ की वैल्यू 1 है तो मैंने लेंथ की जगह 1 लगा दिया, ऊपर क्यूब आ गया, 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर आ गया। लेंथ वॉल्यूम की जो यूनिट होगी
वो क्यूबिक मीटर होगी। सही है, यहाँ मैंने क्यूबिक मीटर नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर क्यूबिक मीटर मेंशन कर रहा हूँ। सही है, ये लेंथ जो है क्यूबिक मीटर में होगी। तो लेंथ है वन क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम हो गया, लेंथ है 1 मीटर, तो वॉल्यूम हो गया 1 क्यूबिक मीटर इनिशियली, यानी इसको हिटअप करने से पहले। हमने अभी इसको हिटअप नहीं किया, तो हिटअप करने से पहले इसकी सबसे पहले जो लेंथ है 1 मीटर है, और इसका जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने की, ठीक है ना। लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन का ताल्लुक टेम्परेचर इंक्रीज करने से है। अच्छा, यहाँ जो ना मैंने अभी शो कर दिया, हमने कहा कि यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, फर्ज कर लें कि 1 केल्विन, लाजिमत है कोई ना कोई टेम्परेचर तो आप बढ़ाएंगे ना गर्म करने के लिए। बात हो रही है लीनियर एक्सपेंशन की, वॉल्यूम एक्सपेंशन की। लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात होती है। असल में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्यों ले रहा हूँ, आपने पीछे जो ना डेफिनेशन पढ़ी थी अल्फा की और बीटा की, ये देखें, ये बीटा की डेफिनेशन थी। आप अगर और करें, इट इज द नेम ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम of a substance whose initial volume is 1 cubic meter and temperature rise by 1 Kelvin। ठीक है ना, हमने अल्फा बीटा की डेफिनेशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात की थी 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए जो ना मैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ 1 केल्विन की, ताकि हम अल्फा और बीटा को कंसीडर कर सके इनकी डेफिनेशन को। ठीक है ना, तो बहरहाल ये कि यहाँ पर जो ना डेल्टा टी इक्वल टू 1 केल्विन। अच्छा, इस क्यूब का की इनिशियल लेंथ 1 मीटर है, इस क्यूब का इनिशियल वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है। अगर आप फाइनल लेंथ फाइनल वॉल्यूम निकालना चाहें, मतलब गर्म करने के बाद हमने इसको हिटअप किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 केल्विन, अब इंक्रीज टेम्परेचर करने के बाद अब अगर फाइनल लेंथ या फाइनल वॉल्यूम निकालना चाहें, तो ये देखें, फाइनल लेंथ का मैंने ये फॉर्मूला बनवाया था लास्ट क्लास में, L2 इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और फाइनल वॉल्यूम का मैंने ये फॉर्मूला बनवाया था V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है ना, तो देखें इनिशियल लेंथ तो ये थी, ठीक है, हमने इसको हिटअप किया 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। अब गर्म करेंगे तो लेंथ कितनी बढ़ेगी, फाइनल लेंथ क्या होगी, हम इससे निकालेंगे, यानी L2 के फॉर्मूले से। तो आप देखें मैंने L2 के फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दी हैं, जरा गौर करें। ये देखें L2 इज इक्वल टू L1, L1 1 है, ये शुरू में दिखा दिया L1 1 है, तो L1 की जगह 1 लगा दिया, 1 लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है, डेल्टा टी, डेल्टा टी 1 के बराबर है, तो डेल्टा टी की जगह मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, अच्छा, डेल्टा टी की जगह 1 लगा दिया, सामने एक्सप्लेन कर दिया कि डेल्टा टी 1 केल्विन के बराबर है, इसलिए डेल्टा टी की जगह 1 आया। अच्छा, मल्टीप्लाई में 1 लिखते नहीं है, तो ये वाला 1 तो लिखा नहीं जाएगा, ये वाला 1 अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा, अल्फा आएगा, प्लस का 1 मौजूद है, तो L2 बराबर किसके आ गया, 1 प्लस अल्फा के। मतलब माने ये हुए हैं कि अगर इस क्यूब की इनिशियल लेंथ, इसके एक साइड की इनिशियल लेंथ अगर 1 मीटर के बराबर है, ठीक है ना, और आप फाइनल लेंथ निकालना चाह रहे हैं जबकि टेम्परेचर आपने 1 केल्विन के बराबर इंक्रीज किया है, तो फाइनल लेंथ 1 प्लस अल्फा होगी, यानी इस 1 में अल्फा का इजाफा हो जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस अल्फा इक्वल टू L2, यानी फाइनल लेंथ जो ना 1 प्लस अल्फा के बराबर है। सही है, अच्छा अब आ जाए फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो ये देखें मैंने फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर किया है। फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला V2 इज इक्वल टू V1 टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसके अंदर जो ना V1 और डेल्टा टी दोनों की वैल्यूज लगा दें। V1 मैंने यहाँ मेंशन किया, V1 बराबर है 1 क्यूबिक मीटर, तो ये देखें V1 की जगह 1 आ गया, 1 प्लस बीटा, बीटा ऐसी आ गया, और डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, आगे लिख दिया फॉर डेल्टा टी इक्वल टू 1 केल्विन। ठीक है ना, डेल्टा टी की जगह 1 लगा दिया इस फॉर्मूले में, डेल्टा टी की जगह 1 लगा दिया, V1 की जगह 1 लगा दिया। दोनों की वैल्यूज पुटअप करने के बाद 1 चूंकि मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है, बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा, बीटा आएगा, प्लस का 1 मौजूद है, यानी V2 बराबर आ गया 1 प्लस बीटा के। ठीक है ना, L2 आ गया, फाइनल वॉल्यूम फाइनल लेंथ बराबर आ गई 1 प्लस अल्फा के, और फाइनल वॉल्यूम आ गया 1 प्लस बीटा के। मतलब मीनिंग मायने ये हुए हैं कि अगर इस क्यूब की साइड, हर साइड 1 मीटर के बराबर हो, तो इसकी साइड की लेंथ में अल्फा प्लस कर दें तो फाइनल वॉल्यूम फाइनल लेंथ आ जाएगी, और अगर फाइनल इनिशियल वॉल्यूम में बीटा प्लस कर दें तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना,
तो फॉर्मूला ये बता रहे हैं कि L2 बराबर है 1 प्लस एल्फा के और V2 बराबर है 1 प्लस बीटा के, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर वही फॉर्मूला, कौन सा, वॉल्यूम का ये वाला, V बराबर होता है L क्यूब के, लेंथ का क्यूब कर दें तो क्यूब, इस क्यूबिक शेप का वॉल्यूम निकल आता है। इसी बात को मैंने फाइनल वॉल्यूम के हवाले से कंसीडर किया। ये देखें, एज वी हैव V2 इज इक्वल टू L2 क्यूब, V2 V2 यानी फाइनल वॉल्यूम बराबर होगा फाइनल लेंथ के क्यूब के। अगर फाइनल लेंथ का क्यूब कर दें, ठीक है, फाइनल लेंथ का क्यूब कर दें तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। जब इनिशियल लेंथ का क्यूब किया था यहाँ पीछे हमने, ये देखें, यहाँ पीछे हमने इनिशियल लेंथ का क्यूब किया था तो इनिशियल वॉल्यूम आया था, तो फाइनल लेंथ का क्यूब करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। तो V2 बराबर होगा L2 क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन यूज करने के बाद मैंने क्या किया, ये जो V2 था, V2 की जगह V2 की वैल्यू पुट अप कर दी, V2 की वैल्यू 1 प्लस बीटा है ना, और L2 की जगह L2 की वैल्यू पुट अप कर दी, ऊपर क्यूब लगा हुआ है, L2 हमने ये पीछे निकाला है, L2 बराबर है 1 प्लस एल्फा के, तो ये देखें L2 की जगह 1 प्लस एल्फा, ऊपर क्यूब आ गया, और V2 की जगह 1 प्लस बीटा, सही है। अब अगर आप गौर करें ना तो ये देखें राइट साइड पर ये क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, बिकॉज ऑफ मैंने बीच में जो ना ये क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया है। मैट्रिक में मैथमेटिक्स में अलजबरा था, तो अलजबरा में आपने ये फॉर्मूला क्यूब का स्टडी किया है, ठीक है ना। तो ये मैंने वहीं से क्यूब का फॉर्मूला लिया, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने इस पे इस्तेमाल किया, इसलिए कि यहाँ भी दो टर्म्स प्लस हो रही है, ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो अगर दो टर्म्स प्लस हो रही है, ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो फिर इस तरह एक्सपेंड होता है, यानी इस फॉर्मूले की मदद से। अब अगर गौर करें तो देखें फॉर्मूला तो ये है, इसमें हमें जिस पे इस्तेमाल करना है फॉर्मूला, उसमें ए की जगह 1 है और बी की जगह एल्फा है, तो फॉर्मूले का मैं राइट साइड यूज करूंगा, जहां जहां ए आ रहा है उसकी जगह 1 लगा दूंगा, और जहां जहां बी आ रहा है उसकी जगह अल्फा लगा दूंगा। ये देखें, ए की जगह 1, ऊपर क्यूब, प्लस का 3 लिखा हुआ है, ए की जगह 1 ऊपर स्क्वायर, बी की जगह अल्फा, प्लस की साइन लगी हुई है, 3 मौजूद है, ए की जगह 1, बी की जगह अल्फा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। और प्लस बी, बी की जगह अल्फा, बी की वैल्यू अल्फा है, तो मैंने बी की जगह अल्फा ऊपर क्यूब लगा दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसके इस तरह हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया। अच्छा, एक्सपेंडिंग करने के बाद लेफ्ट साइड तो मैंने ऐसे ही उतार दिया, ये लेफ्ट साइड ऐसे ही चलता चला आ रहा है, 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा। राइट साइड को मैंने और सिंप्लीफाई किया है, 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 3 अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा 3 अल्फा आएगा। अच्छा, अल्फा का स्क्वायर लेंगे, अल्फा स्क्वायर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा स्क्वायर, और प्लस का अल्फा क्यूब मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा ना इस अल्फा के हवाले से अल्फा की थोड़ी नेचर को जरा समझें, ये अल्फा है क्या। मैं आपको जो ना अल्फा की प्रीवियस डेफिनेशन पे लेके जाता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसीडर करवाई थी। जरा देखिएगा अल्फा की डेफिनेशन क्या थी। ये देखें, अल्फा की ये डेफिनेशन है। हमने कहा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा कैन बी डिफाइंड एज क्या, इट इज द नेम ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, यानी ये लंबाई में इजाफे का नाम है, ठीक है ना, ऑफ मेटल रॉड हुज इनिशियल लेंथ इज 1 मीटर। अगर किसी मेटल रॉड की इनिशियल लेंथ 1 मीटर हो एंड इट्स टेम्परेचर राइज्ड बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाते हैं, तो जो भी लंबाई में इजाफा होगा, इंक्रीज इन लेंथ होगा, उसे हम अल्फा बोलेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप गौर करें ना किसी मेटल रॉड के हवाले से, तो मेटल रॉड का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो जो लेंथ में इजाफा होता है वो बहुत माइनर होता है। आप देखें ना डेली रूटीन पर अगर आप गौर करें, तो हमारे यहाँ जो है टेम्परेचर का डिफरेंस डेली रूटीन पर जो ना 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का आता है। कभी जो ना सुबह के टाइम अगर आप टेम्परेचर लें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोपहर में जो ना 38 35, यानी 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रिल्स वगैरह लगी होती हैं लोहे की या दूसरी मेटल्स की, तो उनकी लेंथ में कोई इजाफा होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता।
लेकिन वो इजाफा हो रहा होता है, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि हम उसे कंसीडर ही नहीं कर सकते, यानी वो हमें नजर ही नहीं आ रहा होता, इतना माइनर सा इंक्रीमेंट होता है। तो ये अल्फा की जो वैल्यू है ना, ये बहुत ज्यादा लीस्ट है। अल्फा चूंकि बहुत लीस्ट है, इसलिए मैथमेटिक्स का रूल है, किसी लीस्ट वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो और लीस्ट हो जाती है, उसका क्यूब करें तो वो और लीस्ट हो जाती है। ठीक है ना। जैसे 0.5 का स्क्वायर करें, 0.5 बोलते हैं हाफ को, स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, यानी हाफ का भी हाफ, 1/4। इसके माने क्या हुआ है कि स्क्वायर करने से वो और छोटा हो गया। तो किसी भी स्मॉल वैल्यू का जो लेस देन 1 हो, अगर कोई वैल्यू लेस देन 1 है और आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो और लेस हो जाएगी, क्यूब करेंगे तो और लेस हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो स्क्वायर बढ़ता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। ठीक है ना। 4 का क्यूब लेंगे तो 64 हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फिर स्क्वायर और क्यूब जो है इसका घटना शुरू हो जाएगा, यानी छोटी वैल्यू होती चली जाएगी। तो ये जो ना अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब, ये इतनी स्मॉल वैल्यूज हैं कि इनको प्लस करने का फायदा नहीं है। तो देखें, सबसे पहली बात, दोनों तरफ 1 से 1 कैंसिल हो गया, बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ये बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, लिहाजा ये नेग्लिजिबल है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बाय नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ अल्फा। ठीक है ना। हमने अल्फा की जो हायर पावर्स हैं, यानी अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब, इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, यानी इग्नोर कर दिया है। तो इनको खत्म कर दें, दोनों नेग्लिजिबल हैं, ऐड करने का फायदा नहीं है। 1 से 1 कैंसिल हो चुका बोथ साइड, तो यहाँ पर बचा बीटा और यहाँ बचेगा सिर्फ अल्फा। ठीक है ना। तो हमें जो ना यही प्रूफ करना था, मैंने लिख दिया हेंस प्रूव बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये एक छोटा सा प्रूफ है, लेकिन आमतौर पे ये पेपर में डिस्कस होता है। ठीक है। ये ऐसे प्रूफ होते हैं कि जिनका गैस नहीं होता, लास्ट ईयर आया हो या ना आया हो, इस दफा इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है ना। किसी किसी ने अपने गैस पेपर में डाला हो या ना डाला हो, मैं अभी से आपको गैस पेपर में डाल के दे रहा हूँ, इसके 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है। लेकिन आता ये शॉर्ट में, ये छोटा सा है। अच्छा, तो इस तरह जो ना लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों के टॉपिक मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए विद डेरिवेशंस। ठीक है। और ये छोटा सा प्रूफ था, इसको मुकम्मल कर दिया। अब आ जाए इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। इस चैप्टर में जो ना हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, और वो है गैसेस के हवाले से। ठीक है। देखें, अभी ये आपको बता दूं कि ये सबसे लेंथी चैप्टर है आपकी बुक का। 2 चैप्टर हैं जो बहुत लेंथी है, चैप्टर 11 यानी पहला, और दूसरा चैप्टर 14 यानी चौथा। तो दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और दोनों लेंथी भी हैं। ठीक है। अब आ जाए गैसेस के हवाले से। गैसेस के हवाले से सबसे पहली बात, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने मैट्रिक की फिजिक्स में भी, कहीं कंप्यूटर साइंस वाले बोले कि हमने केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं थी, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी थी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो ना आप पढ़कर आए। ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सबसे पहले जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यहाँ पर स्टडी करवाया गया है। ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, सही है। मैं इसके जो ना पोस्टुलेट अभी रिवाइज नहीं कर रहा, आपने इसके पोस्टुलेट रिवाइज करने हैं और नेक्स्ट क्लास में मुझे इसके पोस्टुलेट्स बताने। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ताल्लुक किसी भी मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हवाले से, ठीक है ना, तीनों के लिए पेश की गई है। यहाँ पर हम सिर्फ गैसेस को कंसीडर करेंगे। और अगर आपको याद हो तो मैट्रिक में जो ना तीनों के लिए ये स्टडी करवाई गई है, गालिबन चैप्टर नंबर 10 में है मैट्रिक की फिजिक्स की बुक में। ठीक है ना। मैटर का चैप्टर था, उसके अंदर ये स्टडी करवाया गया है चैप्टर नंबर 10 में। सही है। तो इसकी जो ना पहली बात, नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट स्टडी करके बताने हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जैसे ही चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से जो ना मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आपने गैस लॉस पढ़े। आपकी बुक ने यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 में ये गैस लॉज डिस्कस किए, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है ना, वहां पर तो आपने और भी पढ़े थे, वो सब यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। वहां पर डाल्टन्स लॉ भी था, और वो क्या कहते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी था।
तो यहाँ पर वो सब स्टडी नहीं करेंगे, डाल्टन्स लॉ भी था, तो वो सब यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो कंसीडर कर रहे हैं, एक है बॉयल्स लॉ और दूसरा है चार्ल्स लॉ। ठीक है, अच्छा इसके हवाले से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आपने स्टडी किया है, तो यहीं पर वो सब चीजें जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में थी या मैट्रिक की फिजिक्स की बुक में थी, ये एज इट इज यहाँ पर रिवाइज होंगे। ठीक है, अच्छा जैसे बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल ने जो ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और उसने कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम और गैस का प्रेशर दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखें एक बात मैंने याद रखें, ये गैस के हवाले से जो ना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एक और था प्रेशर टेम्परेचर लॉ, शायद ना पढ़ा हो, मैट्रिक की बुक में है या नहीं है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो ना गैसेस में ये कांस्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, इनमें से किसी एक को या दो को कांस्टेंट मानते हुए ये सारे लॉस पेश किए गए। जैसे बॉयल ने जो ना टेम्परेचर को कांस्टेंट माना और इसने रिलेशन दिया वॉल्यूम का, प्रेशर का। ठीक है, अगर आप चार्ल्स पर आ जाएं तो चार्ल्स ने जो है प्रेशर को कांस्टेंट माना और रिलेशन दिया वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। ठीक है, इसी तरह अगर आप वो डाल्टन्स लॉ पर आ जाएं, उस पे एवोगाड्रोस लॉ पर आ जाएं तो एवोगाड्रो ने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट माना और नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम का रिलेशन दिया। ठीक है ना, तो बहरहाल ये कि इस तरह जो ना ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये एज इट इज वही है। तो यहाँ देखें स्टेटमेंट लिखा हुआ है बॉयल्स लॉ का, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, सही है। तो इस तरह जो ना ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेटमेंट जो है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर घट जाता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, या वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, या प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। दोनों इनवर्सली होते हैं, इनवर्सली के मीनिंग यही होते हैं। तो ये दोनों जो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, प्रोपोर्शनल की साइन हटा के जब कांस्टेंट की साइन आती है तो ये रिलेशन बनता है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट के बराबर आता है। ये सब बिल्कुल एज इट इज वही है जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में था या मैट्रिक की फिजिक्स की बुक में था। ठीक है ना, तो बहरहाल ये मैं रिकॉल कर रहा हूँ, इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो इस तरह जो ना V इंटू पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमने कांस्टेंट के बराबर ले लिया। सही है। अच्छा, अगर सिस्टम की हम चेंज की बात करें, वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू अगर चेंज हो रही हो तो फिर उस सूरत में ये फॉर्मूला इस तरह चेंज हो जाता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है ना, यानी दोनों का प्रोडक्ट इनिशियल पर या फाइनल पर दोनों के प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होते हैं। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सही है, तो ये बॉयल लॉ है। इसी तरह चार्ल्स लॉ भी आपने स्टडी किया है, जो चार्ल्स लॉ ये वही है जो वहां पर पढ़ कर आए। ये देखें, चार्ल्स ने जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया है, जबकि इसने प्रेशर को कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट देखें, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to its absolute temperature provided its pressure is kept constant। ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो फिर इनका रिलेशन ये बनता है, ये देखें, चेंज ऑफ स्टेट के लिए V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सही है, तो ये जो ना थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, रिवाइज क्या क्या करना है मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, इसलिए कि टाइम अभी मीटिंग का खत्म हो रहा है। हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है जो आप रिवाइज करके आएंगे, दोनों लॉज बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये भी रिवाइज करेंगे, और इन दोनों को कंबाइन करके जनरल गैस इक्वेशन बनाई गई थी, तो जनरल गैस इक्वेशन भी आप रिवाइज करके आएंगे। ये देखें, PV इज इक्वल टू NRD, जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRD। तो ये जनरल गैस इक्वेशन किस तरह ड्राइव हुई थी और R कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट की वैल्यूज क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके मुझे बताएंगे ताकि हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकें। ठीक है ना।